हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग कक्षा 12 के जो 16 फरवरी को पेपर होने वाला है उस पे आधारित मॉडल पेपर को पढ़ा जाएगा। और ये देखिए, इस पेपर से आपका 100 तो नहीं लेकिन 85 नंबर का प्रश्न आपका जरूर फंसेगा, क्योंकि ये मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस है और हमने बहुत बार पेपर कराया भी है। ठीक है, तो आइए देख लिया जाता है। और इस प्रश्न पत्र को बड़ी सावधानी से पढ़िएगा। वीडियो आपकी बड़ी होगी लेकिन स्किप न करिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या है, आपको 3 घंटा 15 मिनट पड़ेगा मिलेगा। और ये देखिए, समान हिंदी जो विज्ञान वर्ग वाले बच्चे हैं उनके लिए है। और अभी अगली वीडियो में हम कला वर्ग वाले बच्चों के लिए भी मॉडल पेपर डालेंगे। आप लोग इस पेपर को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप लोग 100 में से 70 से 75 नंबर आप लोगों का आ जाता है तो ये आपके स्कोर को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो या मैथ में उतने नंबर आराम से नहीं उठ पाते हैं। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश ही आपको नंबर दिलवाता है। तो आइए देखा जाता है। प्रश्न है पहला का क्या है, मेरी असफलताएं की विधा है। तो आपका क्या है, आत्मकथा। और देखिए, इसके लेखक जो हैं बाबू गुलाब राय हैं, इसलिए ये उन्हीं की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ कलाम ना लिख पाए हैं तो एपीजे अब्दुल कलाम। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। ये देख लीजिए, ये ना हो कि मतलब आधारित है मतलब किसकी जीवनी है ये पूछा है। तो किसकी जीवनी है, किसके जीवन पर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पे है। रचना किसने किया, कि लिखा किसने है, ये विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है। पतितों के देश में किस साहित्यकार की रचना है, रामवृक्ष बेनीपुरी की। श्याम सुंदर दास का जन्म काल क्या है, 1875 ईस्वी है। ये 5 क्वेश्चन आपका गद्यांश वाले भाग से, अब 5 क्वेश्चन आपका पद्यांश वाले भाग से आएगा। तो देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी, 1936 में। हरिऔध जी का जन्म स्थान कहाँ है, निजामाबाद में। और ध्यान दीजिएगा, आप लोग किसी भी लेखक का या कवि का जीवन परिचय पढ़िएगा तो वो अपने परीक्षा के दृष्टि से पढ़िएगा 5 नंबर का, लेकिन जितने भी आपके सिलेबस में उनका जन्म स्थान जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जन्म स्थान से भी 2 नंबर का प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। कह रहा हरिऔध जी का जन्मकाल निजामाबाद। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग के कवि हैं, द्विवेदी युग के। आप लोग के सिलेबस में मैथिली शरण गुप्त जी भी हैं, कैकेयी का अनुताप उनका काव्य है। कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर किस काव्यधारा के कवि हैं, तो राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रगतिवाद भी दिया है लेकिन आप लोग प्रगतिवाद नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, राष्ट्रीय काव्यधारा ऑप्शन में दे दिया इसलिए। कहते हैं वाणी के डिक्टेटर, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। कथन किसका है, तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। बहुत लोग रामचंद्र शुक्ल को लगाएंगे लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी नहीं है। ठीक है, ये कबीरदास जी को उतना मान्यता नहीं दे पाए थे। ठीक है, अब देखिए, ये अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न संख्या 2 आपका करके 3 आपका करके आएगा कि किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा कि रविंद्र ने इस भारतवर्ष को महान मानव समुद्र कहा है, विचित्र देश है वह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुड़ आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और अपने आज के भारतवर्ष के निर्माण में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। ठीक है, प्रश्न इस पे क्या बना है, प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो ये गद्यांश आपका लिया गया अशोक के फूल से, और गद्यांश के पाठ का नाम अशोक का फूल, लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ना लगाइएगा भाई, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रविन्द्रनाथ ने भारतवर्ष को किसकी संज्ञा, संज्ञा का अर्थ हो जाएगा नाम दिया है। तो यहाँ आपका एक उत्तर है महामानव समुद्र। तमाम नहीं लिखना है क्योंकि टाइम बचाना है आप लोगों को, निबंध पत्र वगैरह में बहुत टाइम लगेगा। तो अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। बस आप लोग को यहाँ से रेखांकित करना है, यहाँ लेखक कहते हैं लिखना, और जिन शब्दों का अर्थ निकल पाए उनका अर्थ लिख के शेष वैसे उतार देना है। फिर है भारतवर्ष के निर्माण में किन किन जातियों किन किन का सहयोग रहा। तो यहाँ हो जाएगा मानव जातियाँ। देखिए, आज के भारतवर्ष के निर्माण में अपना हाथ लगा गई। कौन कौन लगाया, असुर, आर्य, शक, नाग, हुड़, ये सारी जातियां आज के भारतवर्ष के निर्माण में अपना हाथ लगा गई। भारत में कौन कौन सी जातियां आई, तो यहाँ न लिखिएगा आए, असुर, आर्य, शक, हुड़, नाग, यक्ष, गंधर्व, ये सारी जातियां आई, आदि लगा दीजिएगा। फिर अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, आपका अगला प्रश्न कहता है कि ये न कर पाइए तो ये करिए। ये करिए मतलब भाषा स्वयं संस्कृत का अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निश्चित होने पर भी परिवर्तनशील
और एवं गतिशील है। ये जो पाठ, ये जो पद्य है, आप लोग गद्य है, इसको पढ़िएगा ध्यान से। ये किस पाठ का है, तो प्रश्नों के उत्तर देख लीजिए। गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो गद्यांश का शीर्षक कौन है? शीर्षक आपका हो जाएगा भाषा और आधुनिकता। लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। यहाँ प्रश्न है संस्कृत की क्या विशेषता है? तो संस्कृत क्या है? परिवर्तनशील भी है और क्या है? गतिशील भी है। बस इतना ही। उद्भूत और परंपरागत शब्दों का अर्थ। उद्भूत शब्द का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? उत्पन्न होना। परंपरागत शब्द का अर्थ आपका हो जाएगा परंपरा से आती हुई या पुराने समय से आती हुई रीति। फिर है किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है? तो आपका हो जाएगा संस्कृत की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लिखेंगे। बहुत सारे शब्दों के अर्थ इसमें हैं, तो इसलिए इसकी व्याख्या कर दे रहे हैं। वीडियो स्किप न करिएगा, वीडियो बड़ा तो होगा, ये तो पक्का है। कहते हैं वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण। उद्भूत माने उत्पन्न। लेखक कहते हैं कि वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उत्पन्न नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप न शब्द के रूप या शाब्दिक रूप का हो जाएगा नाम देने के लिए भावों के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए, मतलब बोलने के लिए, करने के लिए या बताने के लिए मतलब यहाँ है, देखिए यहीं तक है, पर्याप्त नहीं है, यहाँ नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। आप लोगों का ऐसे ही प्रश्न पत्र आएगा जिस तरह ये बना हुआ है। चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न का क्या है? निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय रचना सहित लिखिए। देखिए साहित्यिक परिचय आप लोग लिखेंगे। आप लोग बड़े बच्चे हो गए हैं, कक्षा 12 में आ गए हैं, बोर्ड परीक्षा भले ही पहली बार दे रहे हैं। अरे पहली बार मतलब ये है कि कोरोना काल में आप लोग ऐसे ही प्रमोट हो गए हैं भाई। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जो आपको आ रहा है। देखिए इंपॉर्टेंट आप लोग 3 है, आप लोग को 4 लोग को पढ़ना है, यही 4 जो दिख रहे हैं यही पढ़ना है, 3 आएगा। तो आप लोग क्या करिए, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी को तैयार कर लीजिए, क्योंकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में रचनाएं तमाम पड़ी हैं। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी का आएगा, एक का आप कर लेंगे। तो देखिए साहित्यिक परिचय और रचना करके लिखना है। आप मतलब चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखिए। साहित्यिक परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय, रचना सहित लिखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। आप लोग देख लीजिए, या मतलब महादेवी वर्मा को न तैयार कीजिए, लेकिन अयोध्या सिंह उपाध्याय, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। 4 को पढ़ना है, 4 इसमें 3 उसमें, 7 में आपका 10 नंबर कंप्लीट होगा। बताइए 7 ही को पढ़ना है, 10 नंबर पा जा रहे हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। ये जो है ये आपका पवन दूतिका से लिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर हम पढ़ेंगे समझाएंगे तो। और हम समझा भी दिए हैं, वीडियो डाल भी दिए हैं। कहता है ये जो है ये पवन दूतिका से है। प्रश्न आपसे करता है पाठ का शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पवन दूतिका। कोष्टक में आप लोग प्रिय प्रवास लिखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि पवन दूतिका उनको कोई रचना नहीं है, वो तो प्रिय प्रवास से एक भाग ले लिया गया है। ठीक है, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिऔध है। अब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक है, सकल और अलग शब्द का अर्थ लिखना है। तो आप लोग अगर वीडियो देखे होंगे पवन दूतिका की व्याख्या का तो लिख लेंगे। सकल शब्द का अर्थ हो जाएगा संपूर्ण, अलग का अर्थ हो जाएगा बाल। बाल माने केस, बाल माने गेंद वाला बाल नहीं, बाल। कहते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग यहाँ से यहाँ तक करना है, लेकिन ऊपर का लाइन लेंगे तभी भाव स्पष्ट हो पाएगा। अगला प्रश्न आपका है, कहता है उपर्युक्त पद्यांश में अलंकार और छंद बताइए। देखिए अलंकार और छंद आपको पहचानने का टिक, देखिए पवन दूतिका का 26वां आ जाएगा तो वहाँ पे छंद आपका क्या हो जाएगा? मंदाक्रांता। लेकिन अलंकार कैसे पहचानेंगे? यहाँ देखिए दल सी। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, यहाँ है फूटती सी, यहाँ पे भी अलंकार मिला। वृषभ वर से, यहाँ पे भी आपको अलंकार मिला। सत पुष्पोसी, यहाँ पे भी अलंकार मिला। कलभ करसी में, यहाँ पे भी आपको अलंकार मिला।
तो यहाँ प्राण संपुष्पिका में भी अलंकार है, तो पहले तो मानवीकरण अलंकार आप लोग डाल देंगे और विशेष करके आपको इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, ये प्रश्न भी हो जाएगा। राधा पवन को कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं कि उनका शरीर सांवले रंग का, खिले हुए नीले रंग का है या खिले हुए कमल के फूल के समान है, कमर में वो पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं तथा उनके मुख की शोभा, उनके लटके लटके बाल बढ़ाते हैं, उनके शरीर से नई प्रभा फूटती है, उनका शरीर जो है वो सांचे में ढला हुआ होगा, उनके शरीर से जो सुगंध उत्पन्न हो रही है वो प्राण को प्रतिष्ठित करने वाली है, उनके दोनों कंधे बैलों के कंधे के समान होंगे तथा उनकी जो लंबी लंबी बाहें होंगी वो हाथी के सूंड के समान शक्ति का भंडार होंगी। यही सब उपाय बताती हैं। आपको ये उपाय पूरा लिखना पड़ेगा। अभी भी और पेपर है भाई, आप लोग 100 नंबर ऐसे कैसे ले लेंगे। देखिए यहाँ है, वो नहीं कर पाएंगे तो ये ज्यों ज्यों लगती नौका नाव पार उर्मे लौकी सत विचार, इसी धारा सी जग का क्रम शाश्वत। ये जो पाठ है देखिए पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो है पद्य ये आपका नौका विहार से लिया गया है। ठीक है, ये नौका विहार से आपका लिया गया है तो नौका विहार भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसको पढ़ लीजिएगा। बस उधर 2 पढ़ते हैं उनको छोड़ दीजिएगा। कहते हैं पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको लोग को लिखने आता होगा। पाठ का नाम बता दे रहे हैं, नौका विहार है। आपके कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग देखिए यहाँ से उठाएंगे। कवि कहते हैं इसी नदी के धारा के समान संसार का क्रम भी है कि एक जल चला जाता है, मतलब बहता हुआ जल चला जाता है तो वापस नहीं आता है ना, तो उसी तरह कह रहे हैं। इसी तरह संसार में जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है वो फिर वापस नहीं आता है। कहते हैं इसी धारा के समान, आप लोग तुलना करते जाइए, इसी की धारा के समान जीवन का उत्पन्न होना है, इसी धारा के समान जीवन का गति है, संगम भी इसी धारा के समान है। और ये आकाश का नीला विकास भी नदी की धारा के समान ही है। और चंद्रमा की जो चांदी के समान हंसी है वो भी इसी धारा के समान हमेशा रहने वाली है। और जो ये लहरों का छोटा छोटा विलास है, प्रसन्नता है, ये भी हमेशा रहने वाली है। अब देखिए अगला प्रश्न है, रजत हांस और कर्णधार शब्द का अर्थ। रजत हांस का अर्थ आपका हो जाएगा चांदी रूपी हंसी या चांदी के समान हंसी। कर्णधार का अर्थ हो जाएगा ईश्वर। यहाँ कर्णधार से अर्थ लिया गया ईश्वर। ठीक है, शब्द का अर्थ लिखिए। जग का क्रम कैसा है? जग का क्रम कैसा है? जग का क्रम यहाँ लिखिएगा शाश्वत है या नदी के धारा के समान है। ठीक है, जग जीवन इसी धारा सी में अलंकार बताइए। तो जग जीवन में है संसार रूपी जीवन, यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा। इसी धारा सी मिला तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। ठीक है, अगला प्रश्न है, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। 80 शब्द में लिखना है और वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। देखिए पंचलाइट इसलिए लिखवा दिए यहाँ 4 करके, हम 2 करके पूछे उसमें 4 करके पूछेगा, लेकिन आप लोगों को बस 1 ही लिखना होगा। फिर स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोग जिस प्रश्न पर देखिए, गोरखपुर मंडल वाले जितने भी बच्चे हैं आप लोगों के लिए त्यागपथी पढ़ना होगा, और मंडलों के लिए निर्धारित जो होगा वो लोग जानते होंगे। यहाँ गोरखपुर के मंडल वाले बच्चों के लिए त्यागपथी खंडकाव्य पढ़ना है। तो त्यागपथी खंडकाव्य की कथा वस्तु लिखिए आप, या तो पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। चरित्र चित्रण पात्र का वीडियो हम डाल दिए प्लेलिस्ट में, आप लोग ढूंढ के उसको पढ़ लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न आपका आ जाएगा, ये तो हो गया। फिर अब आपका अगला प्रश्न हो जाएगा कि नीचे दिए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ सहित देखिए, अतीते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजा अकुर्वन, ये जो पद्य है पहला पद्य, ये जो गद्य है पहला संस्कृत गद्य, ये आपके वो जातक कथा से लिया गया है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले साल कोरोना काल में पेपर नहीं हुआ। पिछले साल बोर्ड ने 30% में इसको हटा दिया था, लेकिन इस बार रखा है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पार्ट को, जातक कथा को आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम वीडियो डाल देंगे। ठीक है, अभी वीडियो पड़ी नहीं हुई है, वीडियो अपलोड है। फिर इसको देखिए, जातक कथा से लिया गया है, इसका कह रहा है हिंदी अनुवाद करिए और संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करिए, या ये ना कर पाइए तो ये करिए। हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा से समान अधिकार है आसीत हिंदी हिंदुस्तान उत्थानाय अयम वाराणसी अयम निरंतरम पर्यटनम अक्रोश शिक्षा ही देशे समाजे च नवीनम। ये जो पद्य, ये जो आपका गद्य दिख रहा है, ये आपका महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो इसका भी संदर्भ और हिंदी अनुवाद
आपको करना है, चाहे ये करिए चाहे ये करिए, अथवा करके, या इसमें दे दिया है एक किसी दूसरे दोनों में से कोई एक करना है, आपका यहाँ 7 नंबर हो जाएगा। ठीक है, हम वीडियो इसका भी अपलोड कर दिए हैं, उसको भी हम डाल देंगे। ठीक है, फिर है निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करिए। तो देखिए, पीड़त यह सुचरित्र पितरो स पुत्रम यद भारतर्यो हितम इच्छत कलत्रम, ये जो है ये आपके सुभाषित रत्नानी से लिया गया है, और आपकी वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, हिंदी अनुवाद करना है संदर्भ सहित। फिर कह रहा है, न मे रोचते भद्रम व उल्लुकस अभिषेचनम अक्रुद्धस मुखम पश्यम क्रुद्धम कथम क्रुद्धो भविष्यत। ये जो है श्लोक, नीचे वाला श्लोक है, ये आपके जातक कथा से लिया गया है। ठीक है, तो इसका भी वीडियो हम अपलोड किए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इसका ये अगर आता है तो ये, नहीं तो ये, आप लोग सुभाषित रत्नानी का जितना 15 है वीडियो अपलोड है उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें से आपका 7 नंबर पक्का है। और बचे महामना मालवीय और जातक कथा में एक एक श्लोक है, तो उसको नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा, लेकिन 15 उसको पढ़ना ही पढ़ना है। फिर अगला है, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना। ये आपका 2 नंबर का आएगा, एक का लिखना। अपना उल्लू सीधा करना, कलाई खुलना, गागर में सागर बनना, सावन हरे न भादो। ठीक है, इसमें से एक ही करना है। देखिए, आप लोगों को किताबों में या अदर जो आप लोग गाइड वगैरह लिए होंगे उसमें तमाम है, लेकिन तमाम पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपका एक प्रकाशन है राजीव प्रकाशन, उसमें जो पीछे व्याकरण वाले पार्ट में दिया है 4-5 नंबर का, 4-5 पन्ने का 10 नंबर आपका उसमें से बनाएगा, वही ऑप्शन बोर्ड उठा के आपके पेपरों में रखता है, और मेरा पेपर भी वहीं से है, हम बुक से ही बनाए हैं। निम्नलिखित शब्दों में से सही संधि विच्छेद का विकल्प करिए। कह रहा, कभी धन इंद्र का संधि होगा, कविंद्र होगा। देखिए, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी मिला है, बड़ी हुआ, ये दीर्घ संधि में आएगा। नाविक शब्द का विच्छेद होगा, नौ धन इक नहीं होगा, नौ धन इक होगा। ये नौ धन इक ये भी है, लेकिन ये बड़ी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ छोटी ई लगी है तो छोटी ई वाला होगा। कह रहा, यदि धन अपि संधि होगा, यदि धन अप में यद्यपि ये शब्द होगा। क्यों होगा? ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा लग गई है, यहाँ आ की मात्रा नहीं थी, यदि भी नहीं होगा। ठीक है, कह रहा, निम्नलिखित में सही विभक्ति और वचन का चयन कीजिए। कह रहा, आत्मानी शब्द क्या है? सप्तमी एक वचन है। ठीक है, अब देखिए, शब्द रूप का भी वीडियो हम अपलोड कर देंगे, आप लोग को एक टिक लगाएंगे, आप लोगों को पता हो जाएगा कि किसमें कौन सी विभक्ति कौन सी वचन है। आप लोग का 2 नंबर तो एकदम कतई नहीं कटेगा। फिर ट्रिक के साथ, अब पढ़ने की रटने का टाइम आप लोग के पास नहीं है, इसलिए टिक बता देंगे, आप लोग कर लेंगे। फिर नमा भी जो है, ये भी आपको भी और 2 विसर्ग आपको बताता है, ये तृतीया नाम अपने आप रहेगा। ये भी जो है ये आपकी तृतीया बहुवचन बताता है, ये तृतीया बहुवचन का है। ठीक है, फिर कह रहा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। आचार और अचार, आचार का होता है आचरण, आचार का होता है मुरब्बा, आचरण और मुरब्बा। देखिए, स्थिर, चल, आम, धरा, बुरा, ये सब जो है इन सब नहीं होगा। कह रहा, अंश और अंश। देखिए, अंश और अंश, इसको ध्यान से देखिएगा, दोनों एक तरह लग रहा है। आप लोग बहुत बार गलती करते हैं, अंश भाग वाला लिखना होता है तो ये वाला स लिख के छोड़ देते हैं, कहते हैं अरे हमारा सही है। कैसे सही है? देखिए, अर्थ अलग हो जाता है। अंश बड़ा सा रहेगा तो हिस्सा होगा, अंश इसका कंधा होगा, तो हिस्सा और कंधा वाला चुन लीजिए, ये वाला सही है। कह रहा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। देखिए, चाहे चपला का 2 अर्थ लिखिए, चाहे नाग का, चाहे गरल का। चपला का अर्थ हो जाएगा लक्ष्मी और बिजली, नाग का अर्थ हो जाएगा हाथी, शेषनाग, गरल का अर्थ होता है विष होता है, दांत भी होता है। ठीक है, और फिर निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है। बिना वेतन का काम करने वाला अवैतनिक होता है, जो वेतन लेता है वो वैतनिक होता है, जो वेतन नहीं लेता वो अवैतनिक होता है। जिसका दमन न किया जा सके अदम्य है। ठीक है, फिर कहता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करिए। देखिए, 2 यहाँ लिख दिए, 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करना है। तो कहता है, राम और श्याम बातचीत कर रहा था। देखिए, राम और श्याम जब 2 लोग हो गए तो यहाँ रहा कैसे लगेगा? ये एक वचन का क्रिया है ना, एक वचन कर्ता का क्रिया, तो यहाँ जगह राम और श्याम बातचीत कर रहे हैं। टक्कर लगते ही प्राण निकल गया, टक्कर लगते ही प्राण निकल गए, क्योंकि प्राण शब्द जो है ये बहुवचन में ही आता है, हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है।
प्राण, प्राणे नहीं होगा, प्राण, प्राण अपने आप में बहुवचन है, प्राण निकल गए होगा। मैं कलम से लिखता हूँ, देखिए यहाँ कारक संबंधी दोष है, कहता है मैं कलम के साथ लिखता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा मैं कलम से लिखता हूँ, उसकी हेल्प लेके लिख रहा है ना। फिर अगला है निम्नलिखित वाक्य विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखिए। कोरोना एक महामारी, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान अभिशाप। देखिए इम्पोर्टेंट आपका 3 है, कवि का भी है, पर्यावरण प्रदूषण भी है, विज्ञान चमत्कार या अभिशाप है, कोरोना है। इन तीनों चारों को आप लोग एक सरसरी निगाह से देख लीजिए। देखिए निबंध लिखने में वो आपको पूरा 4 पन्ना 6 पन्ना लोग कहते हैं भरने, उस पे नंबर आपको नहीं देगा। आपकी जो रूपरेखा रहती है, और रूपरेखा में बताएंगे आप मेरे निबंध के अंदर अंदर ये पॉइंट है, आप लोग रूपरेखा में पॉइंट दिखा देंगे, उस आधार पे आपको एग्जामिनर नंबर देता है। ठीक है, तो उसकी भी वीडियो हम डाल देंगे। फिर अगला है, कहता है श्रृंगार अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, चाहे श्रृंगार की चाहे करुण की। कहता है यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से ही लिखिए। फिर कहता है चौपाई अथवा कुंडलिया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, ये जो है तीनों, ये वीडियो आपकी पड़ी हुई है, उसको आप लोग देख लीजिए, बहुत आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। ये 2 2 4 6 नंबर का काम है। फिर कह रहा प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए, या कि अपने नगर में कोई सफाई करने के लिए, सफाई नहीं हो पा रही है जिला के मुख्यालय पे, आप लोग उसको नोटिस दीजिए, ऐसा भी लिखने के लिए आ जाएगा। लेकिन प्रवक्ता वाला आप लोग तैयार कर लीजिएगा, और इसकी वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, उसको देख लीजिएगा। आज वीडियो में बस सामान्य हिंदी वालों के लिए मॉडल पेपर था, अगली वीडियो में साहित्यिक हिंदी वालों के लिए मॉडल पेपर होगा। इस पेपर को आप लोग बहुत ध्यान से बारीकी से देख लीजिएगा। आप लोग का 90 नंबर तो नहीं, 100 नंबर तो नहीं, लेकिन 80 से 85 नंबर आप लोग का हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, जो इसमें से हम पढ़ा नहीं पाए हैं उसको पढ़ाते हुए अगली वीडियो में मिला जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।